धीरे हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये सेक्टर 70 वो बहुत आगे है। फिर वहाँ की जनता चाहती है कि नहीं ये भी बहुत हो गया, अब इसको हमें कुछ और दिशा में ले जाना है। मनरेगा जिन लोगों के लिए है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हर रोज आपको गिनाया जाता है बीजेपी की तरफ से कि हमने IIM इतने कर दिए, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खोल दी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम मुलाकात आपकी कराने जा रहे हैं एक बिजनेसमैन, उद्योगपति, साथ साथ समाज सेवी जो विभिन्न संस्थाओं में अपना योगदान लगातार देते रहते हैं। फरीदाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं RC चौधरी साहब। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खासकर फरीदाबाद क्षेत्र में बिहार के रहने वाले हैं और कुल मिलाकर आप ये कहेंगे कि जो पूर्वांचल वासी यानी कि दिल्ली NCR में जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं उनकी भरसक मदद जितना इनके अथक प्रयासों से होता है करते रहते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, शासनिक हो या आप कह सकते हैं आर्थिक हो। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। सबसे पहले तो इस जुनून को जो आपने बरसों से बनाया हुआ है, कई मंदिरों तक में आपका योगदान रहा है और धीरे धीरे समाज कैसे बेहतर हो इसकी सोच आप रखते हैं बिजनेसमैन होने के बावजूद। समय कहाँ से निकलता है ये चर्चा करेंगे और अभी आप लोगों के इंडस्ट्री को लेकर जो फरीदाबाद खासकर हरियाणा सरकार ने किया है उस पर भी हमारी चर्चा होगी। सुनने में आया एक लड़ाई आप लोग लड़ते थे, उस पर बाद में जाएंगे। पहले ये बताएं कि इतना समय कैसे समाज सेवा के लिए? देखिए, आज से 40 साल पहले, मैं तो वैसे 48 साल पहले फरीदाबाद आया जी, लेकिन जरा थोड़ी सी पाँव हमारी जमी यहाँ फरीदाबाद में। और फिर जो मेरे स्कूल समय से जो चल रहा था सामाजिक परिवेश में सामाजिक कार्यक्रम, क्योंकि गांव में रहते हुए जब मैं स्कूलिंग कर ली, कॉलेज जाने ही वाला था जी, तो गांव के जितने भी मामला होते थे, चाहे शादी विवाह का हो, पंचायत का हो या दुख में सुख में, तो लोग मुझे ज़रूर पकड़ के ले जाते थे कि विद्यार्थी को बुलाओ, विद्यार्थी ये काम करवा देंगे। तो इस तरह से मैं जो जुड़ा रहा, तो जब फरीदाबाद में हमने अपने पाँव थोड़ी बहुत जमाई यानी रोटी के लिए जुगाड़ हो गया, तो फिर मेरा और रहने के लिए जी, जी। तो मेरा फिर से वही शुरू हो गया जो सोचा था बचपन इस क्रम में ऐसा भी हुआ कि यहाँ के DC थे विजेंद्र सिंह जी, जो DC थे और माननीय वीरेंद्र सिंह के पुत्र चौधरी वीरेंद्र सिंह के। तो उन्होंने एक बार मन से ही पूछ लिया कि चौधरी साहब, आप जब भी मैं देखूं किसी न किसी सामाजिक संस्था में आप मंच पे रहते हो या कभी मुझे इनवाइट करते हुए या कभी किसी जगह पे, तो फिर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस कहाँ से चलाते हो और फिर समय कहाँ से निकालते हो? वही जो मैंने सवाल पूछ दिया आपसे। तो यही लोग ज़्यादा आज से नहीं, आज 40 साल से पूछ रहे हैं और मेरा काम एक ही जवाब है कि देखो जी, बिजनेस रोटी खाने के लिए है, हमें हजारों करोड़ इकट्ठे नहीं करने हैं। तो बाकी मैं सामाजिक आदमी बचपन से रहा और आज भी सामाजिक काम में लगा रहता हूं और बिजनेस तो प्रभु की कृपा है, चलता रहता है। देखिए, तो ये बड़प्पन कह सकते हैं आपके बिजनेसमैन होने के बावजूद समाज सेवा में समय निकालते हैं। वर्तमान समय में MDPIL मल्टी डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। पोर्टेबल हाउसेज और तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसका निर्माण ये लोग करते हैं खास तौर पर। और पीछे भी आप देख रहे हैं हमारे, ये भी पोर्टेबल हाउस ही है। एक फार्म हाउस है चौधरी साहब का छोटा सा और इसमें तमाम व्यवस्थाएं, फार्मिंग से लेकर फ्लावर आप देख सकेंगे, पंछी प्रेम और तमाम तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर है। सब्जियाँ भी उगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी, छोटा सा तालाब भी इन्होंने निर्माण किया हुआ है, कई बार हमने दिखाया है फिशेज के लिए। और कह सकते हैं कि इतने छोटे से जगह पर मुझे नहीं लगता है चौधरी साहब आपको ज़रूरत ये पड़ती होगी कि बाहर से सब्जी खरीद लेते हैं, सब चीज़ यहीं से उपलब्ध हो जाती होगी। सारी सब्जियां यहीं से निकलती है, जो समय की सब्जी होती है, सीजनल जिसको कहते हैं, तो वो सीजनल सब्जियां सारी लगती है यहाँ पे। अब बाहरी जो है वो तो ले ही लेते हैं। किसी भी चीज़ की कमी यहाँ नहीं होती, चाहे वो धनिया, लहसुन, प्याज, हल्दी तक यही से उगा लेते और हैं। वो भी ऑर्गेनिक।
जरा भी हम खाद यूज नहीं करते। अगर खाद ही खाना है, खाद वाली चीज, तो बाजार में भी तो है, तो फिर बिल्कुल, इतना हम यहाँ क्यों सरदर्दी पाले। बिल्कुल। चौधरी साहब, थोड़ा आप चलेंगे, फरीदाबाद पर चर्चा करते हैं, हरियाणा पर चर्चा करते हैं। एक चर्चा हम लोग लगातार करते रहते थे कि भाई जो औद्योगिक नीति खासकर हरियाणा गवर्नमेंट की है, खासकर चूँकि इंडस्ट्री कुछ जगह पर डेवलप हो गई है, वहाँ सरकार की जो योजनाएं या जिस हिसाब से कमर्शियल जोन घोषित करना था, कई बार वादे होते थे, कई बार कहा जाता था अब हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के उस प्रयास को शायद मंजूरी मिल गई है। क्या सच्चाई है? क्या कहना चाहेंगे फरीदाबाद के तमाम इंडस्ट्रीज से आप? अभिषेक जी, मैं आपको इस विषय में ले जाऊंगा आज से 17-18 साल पहले की बात। जब मैं यहाँ मुजेरी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाई तो हमने एनओसी फायर डिपार्टमेंट से या और डिपार्टमेंट से जो सर्टिफिकेट वगैरह लेना होता है जी, उसके लिए प्रयास किया। तो इतने उलझन भरी बातें, या कोई मशीनरीज हमने ली तो उसके लिए ये कि भाई सब्सिडी तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों जी? आप तो नॉन कॉन्फर्मिंग जोन में बैठे हो। मतलब आप टैक्स दे रहे हो, सब चीज दे रहे हो। सब कुछ हम वही दे रहे हैं जो इनके द्वारा डेवलप किया हुआ इंडस्ट्रियल एरिया जो पे कर रही है, वही जी नॉन कॉन्फर्मिंग जोन के लोग सारे पे करते हैं। लेकिन फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। जबकि उल्टा होना चाहिए कि सरकारी सुविधाएं, रोड, सीवर, पानी, एवरीथिंग सरकार मुहैया कराती है। अपने जो डेवलप किया हुआ सेक्टर उनका है जी। हमने तो कोई ये सुविधा नहीं ले रखी है, तो हमें तो वो सुविधा कम से कम दो। वो सुविधा तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं, लेकिन आप हमें नहीं दे रहे हो। तो नहीं जी, सरकार की ऐसी पॉलिसी है। तो फिर हमने पहले क्षेत्रीय लेवल पे, फरीदाबाद लेवल पे, नगर निगम के लेवल पे हमने बातें उठाई जी। और यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन हैं उन लोगों का भी प्रयास रहा। लेकिन ये लोग अपने अपने जो क्षेत्र से उसके लिए बात करते थे और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बातें करी। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बातें, मैं समझ गया कि नगर निगम की अपनी सीमित अधिकार है जी, उनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया है। सीमित संसाधनों में सिमटा हुआ है। जी जी। हाँ, सीमित संसाधन के साथ अधिकार भी सीमित है। रूल एंड रेगुलेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखा है कि इसके दायरे में आपने काम करना है जी। तो मैं इन बातों को समझ गया और उसी समय हमने एक संकल्प ली कि इसको कभी न कभी स्टेट पे तो हम ले ही जाएंगे। और संजोग से 2014 में जब हमारे माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी उस समय उद्योग मंत्री बने जी, तो उनसे हमारी पहली मुलाकात, और वैसे पहले उनसे मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता है, अगर वो चाहे तो ये काम अपने कानून बना करके जो एनसी जोन है उसके लिए किया जा सकता है। तो उस समय हमने प्रयास किया कि ठीक है जी, अब तो आप आ ही गए हो, आप फरीदाबाद के हो, और सारे लोग कहते हैं कि विपुल जी तो इनके खास हैं या विपुल जी के लिए ये खास हैं, तो अब तो उन्होंने कहा करते हैं ना। और इस तरह उन्होंने खट्टर साहब को 2018 जून 26 फरीदाबाद लाए। मैं यहाँ नहीं था, कनाडा में था, बातें होती रहती थी, और जैसे उनके आगमन की बातें हो गई तो मैं वहाँ से टिकट कटाया और 26 जून 2018 मैं वहाँ से 17 तारीख को चला और 18 तारीख को, मतलब 25 को चला और 26 के रात को यहाँ था। और उस दिन मीटिंग हुई और काफ़ी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के लोग उसमें थे, बड़े उत्साहित। और उन्होंने कहा कि 70% जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है किसी भी जोन में, किसी भी सेक्टर में, तो उसको तो हम वैसे ही स्वतः कर देंगे, स्वतः संज्ञान लेकर जी। लेकिन जब उन्होंने फार्मूला निकाला और एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया कि भाई आप इसके सर्वे करो और ये वो करो, वो इतनी उलझन भरी रही। फिर भी हम लोगों ने सुलझाने की कोशिश करी और उसमें ये हुआ कि हमने अपने यहाँ, चूँकि हमारे परिवार में क्या, हमारे इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर के इंजीनियर काफ़ी हैं, तो उन लोगों ने एक बना करके चार्ट दिया जिसमें सारे आइटम जो सरकार को चाहिए था
वो बाकायदा फॉर्मेट में हम लोगों ने दिया। और वो जब हमने गवर्नमेंट को भी दी और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी दी और वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया, तो कहा अरे ये पहले मुझे मिल जाता तो 6 महीने तो मेरा ऐसे नहीं जाता, ये तो बहुत बढ़िया है। और उसी बेस पे उस समय 21,000 इंडस्ट्रीज के सर्वे किया गया और वो सर्वे रिपोर्ट यहाँ से कमिश्नर साहब को दिया गया और कमिश्नर साहब ने फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिया। लेकिन संयोग से हमारे विपुल जी रहे नहीं, जो हमारे जिन्होंने कुल मिलाकर पिलर था, पिलर जो वो हट हमारे गया पिलर थे जी। वो कुछ पॉलिटिकल ऐसी बातें हुई कि वो हमारे पिलर नहीं रहे। और पुनः जब अब इलेक्शन से पहले जानते ही हैं आप कि ठीक है सरकार ये थी और हरियाणा का रिकॉर्ड रहा है कि सरकार दोबारा यहाँ नहीं आती थी जी। तो लोगों को लगा कि भाई अब तो कांग्रेस ही आएगी, तो लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ। और उस मीटिंग में मैं भी था। तो ये रिपोर्ट हमने विपुल जी से मीटिंग हमारी क्या पर्सनल भी वैसे मिलते थे इलेक्शन से पूर्व, तो मैं उनको कहा कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं और हमारे जो IWA के लोग हैं, इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन वाले हैं, वो लोग ऐसे ऐसे मीटिंग उन लोगों ने की है और पार्टियों से, तो हम लोगों का तो काम है जी जो हमारे काम कर दे। तो उन्होंने विपुल जी ने एक ही बात कही कि चौधरी साहब इन लोगों को मेरे पास लो। पीछे भी मैं काफ़ी प्रयास किया था और इस बार मैं उन लोगों को आश्वस्त करूंगा कि मैं ये काम आपको 6 महीने में करके दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे संजोग से 4 दिन के लिए जाना था कलकत्ता, तो मैं कहा मैं तो कल जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं फिर आज ही बुलाओ। 4 घंटे के अंदर हमने सारे एसोसिएशन को उठा करके विपुल जी के सामने बिठा दिया और विपुल जी ने एक ही बात कही कि जी सरकार का काम होता है लटकाना, भटकाना, अटकाना। ये सारी जो मुश्किलें थी वो निकल गई है। अब काम करने का वक्त आया है। 15 दिन इलेक्शन में रह गया है। आप हमें 15 दिन मेहनत करके जिताओ और अगले 60 दिन तक मुझसे 60 महीने तक हमसे काम करवाओ। और ये जो काम है आपका, जो आपका NC जोन है, नॉन कॉन्फॉर्मिंग जोन है, आपको वादा करता हूँ आप लोगों को कि 6 महीने के अंदर मैं करके दूंगा। और वही हुआ, 6 महीने नहीं 3 महीने के अंदर। बजट में हमारे माननीय CM साहब उन्होंने अनाउंस किया बाकायदा अपने बजट में कि जो भी नॉन कॉन्फॉर्मिंग जोन में इंडस्ट्रीज बैठी हुई है वहाँ अगर 10 एकड़ जगह है और 50 इंडस्ट्रीज कम से कम है तो वो हमारे पोर्टल पे अप्लाई करेगा और उनको अप्लाई करते ही गवर्नमेंट की अप्रूवल यानी मान्यता प्राप्त इंडस्ट्रीज सरकार की तरफ से हो जाएगी। तो ये बड़ी बात हुई है। कुल मिलाकर जो बरसों का संघर्ष था उस पर आप मैं तो आपको कहा ही 16-17 साल नहीं बल्कि 18 साल का जो ये मेरा संघर्ष था वो सफल हुआ। लोग क्षेत्रीय लेवल पे प्रयास करते थे और जाते थे नगर निगम या रजिस्ट्रार ऑफिस, लेकिन मैं समझ गया था फार्मूला कि ये सरकार ही करेगी। बिल्कुल, सरकार के पास असीमित अधिकार होता है अपने स्टेट के लिए। और उन्होंने जो कहा वो विपुल साहब ने हमें करके दिया। हम उनको बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं कि ऐसे मिनिस्टर जो कहने के लिए तो फरीदाबाद के हैं लेकिन हरियाणा के लिए जो काम किया, इस तरह के काम बहुत कम मिनिस्टर कर पाते हैं। कुल मिलाकर पूरे स्टेट को, पूरे हरियाणा के जो बिजनेसमैन हैं, जो स्टार्टअप है, उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा और जो सुविधाएं हैं जो सरकार और ये पूरे हरियाणा में 2.25 लाख यूनिट नॉन कॉन्फॉर्मिंग जोन में है आज के दिन में। सरकार के रजिस्टर के हिसाब से जो रजिस्टर्ड है उस हिसाब से, लेकिन ये संख्या तो 2.5 लाख से कहीं ऊपर है। जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी है उनकी संख्या अलग है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि लाखों लोगों का इससे फ़ायदा होगा, लाखों उद्योगपतियों को फ़ायदा होगा और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ अब इन क्षेत्रों को भी मिलने लगेगा। और बता दूं एक और बता दूं जी, सरकार ने अभी पिछले महीने पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल पे हम लोगों ने बाकायदा एक एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनको हमने हायर किया है
हमारे ड्रोन मैपिंग हो गई है, हमारे पैसे सारे लोगों से जमा हो गया है। और हरियाणा के अंदर में कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया इतने आगे नहीं गई है जितने हम लोग एक छोटे से ये एरिया में जहाँ पे आप बैठे हैं जी। ये हम लोगों ने वो कर दिया है कि जब मीटिंग रजिस्ट्रार ऑफिस में थी तो सारे लोग हैरान थे कि भाई हमें तो अभी पता चला है, आप लोगों ने ये कैसे कर लिया कि आपने नियुक्ति भी कर ली, ड्रोन मैपिंग करवा लिया, ड्राइंग भी बनवा रहे हैं। मैं कहा बेसिक जो उनका रिक्वायरमेंट है वो तो भाई पूरे ही करने हैं, तो फिर देर किस बात की, जिसके लिए हम आज 18 साल से लड़ रहे थे वो मौका मिला है, तो अब हमारे तरफ से देर क्यों? तो आपने शुरुआत कर दी अब। हाँ, तो हमारे जो है इंडस्ट्रियल एरिया है ये सेक्टर 70 वो बहुत आगे है इस मामले में, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं अभी वो बहुत पीछे हैं। चौधरी साहब, जहाँ तक बात है, आपने कहा कि आगे और पीछे बहुत सारे लोग अभी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जैसे मुझे लगता है कि उन्हें अभी तक ये खबर मिली नहीं होगी या पूरी तरह से पूर्णतः ज्ञात नहीं है, तो वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं आप लोगों से जो एसोसिएशन में नहीं जुड़े हुए हैं, नए नए स्टार्टअप के लोग जो है? देखिए MSME जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जी, ये लोग, ये इंडस्ट्रीज वाले छोटे से इंडस्ट्री चलाते हैं। उनको खुद परचेज देखना है, उनको सेल देखना है, उनको सारे मैनेजमेंट देखना है। ऑल इन वन मैन वही है जी, ओनली वन मैन रहता है, वही चपरासी और वही क्लर्क, वही ऑपरेटर, वही मालिक। तो आपको पता ही है, मैं तो वहीं से निकल गया हूँ। ठीक है, आज एक सेटअप हो गया है, तो सूझबूझ कम होती है लोगों में, जिसका नतीजा ये होता है कि वो राइज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि उनको जानकारी नहीं होती है। जानकारी नहीं होती है, बिल्कुल। सरकारी महकमे से हमें कोई फायदे भी हो सकता है, MSME में क्या बेनिफिट्स हैं, सरकार के तरफ से MSME में क्या सुविधाएं दी जाती है, ये सब कुछ नहीं पता होता है। नतीजा ये हुआ कि आज से 4 साल पहले हम लोगों ने ऑल इंडिया फोरम ऑफ MSME बनाई, केवल MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। और आज आप देखें कि हम लोगों ने काफ़ी स्टेट में ये ब्रांच फैला दिया है, और हमारे 1000 मेंबर के नाम से वो आप लोग चलाते हैं। प्रोग्राम भी होते रहते हैं, खासकर फरीदाबाद में पिछले दिनों हर साल एक प्रोग्राम तो इंडस्ट्री का होता है जिसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं, और उसके लिए चौधरी साहब का जो ईमेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर है, वो भी हम आपको दे देंगे ताकि आप लोग चौधरी साहब से जुड़ सके। और जो आप लोगों के लिए, खासकर उद्योग के लिए संचालित सरकार की नई रणनीति है, जो नई नीतियाँ बनाई गई है, उसका लाभ उठा सके। तो चौधरी साहब, आईफॉर्म में भी मेरे हिसाब से चौधरी साहब के पास पद है आपके मैं पास? टेक्नोलॉजी डायरेक्टर हूँ। टेक्नोलॉजी डायरेक्टर है उसमें। चौधरी साहब, थोड़ा अब चलते हैं सामाजिक रूप से आगे बढ़ते हुए। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ और NDA की लहर कुल मिला के आप कह सकते हैं सुनामी की रफ्तार में बढ़ी। बंगाल का चुनाव होना है, तरह तरह की बातें हो रही है, क्या होने जा रहा है चौधरी साहब? चूँकि एक्सपर्ट के तौर पर आप हमेशा बोलते हैं और बात सटीक साबित हो जाती है, तो मौका मिला है तो ये मौका भी हम नहीं छोड़ेंगे। वो तो आपको फरीदाबाद में हमने 7 सीट कही थी और 7 के 7 सीट आई, इसलिए ये मौका नहीं छोड़ेंगे। जबकि उसमें 4 सीट कांग्रेस को जानी थी, लेकिन क्यों, वो तो पुरानी बात हो गई। अब मैं बंगाल के विषय में एक बात बताऊं, बंगाल का कल्चर बिल्कुल अलग है जी। आपको याद होगा 71-72 से पहले कांग्रेस शासन करती रही, और 71-72 के बाद कम्युनिस्टों का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन लोगों ने इतना ज़्यादा वहाँ पे आंदोलन किया कि बाद में सत्ता का उन लोगों ने 35 साल तक सुख भोग किया। जल्दी वहाँ की पब्लिक इधर से उधर नहीं होती है। नतीजा ये हुआ कि पहले कांग्रेस को इन्होंने काफ़ी समय दिया, उसके बाद में कम्युनिस्ट का राज हुआ, तो कम्युनिस्टों को इन्होंने काफ़ी दिया। ज्योति बाबू के विषय में आपको पता ही है कि कितने साल उन्होंने CM की कुर्सी संभाली। वही हाल ममता दीदी की अभी तक चली आ रही है, लेकिन अब वो बातें नहीं रहेगी। तो इस बार कुर्सी लगता है आपको ढीली है उनकी? बिल्कुल ढीली है जी। अब की बार फिर वहाँ की जनता चाहती है कि नहीं, ये भी बहुत हो गया, अब इसको हमें कुछ और दिशा में ले जाना है।
अच्छा, अभी SIR की प्रक्रिया वहाँ चल रही है। हाँ। और उसको लेकर भी बड़ा उठापटक है। अभी निर्वाचन आयोग ने 5-6 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है। ममता जी कह रही हैं कि भैया ये सारा चीज़ जो है तख्ता पलट के लिए हो रहा है, ये चुनाव नहीं, ये तख्ता पलट होगा। आप क्या मानते हैं, इस तरह का आरोप क्या ममता जी का जायज़ है? क्योंकि जो नतीजे देखने को मिलते हैं, बाद में बिहार में भी आवाज़ उठी, हालांकि चुनाव के दरमियान में सारी चीज़ें हटती गई। तो क्या लगता है ये सत्ता पक्ष का, जो बिहार की सत्तासीन ममता बनर्जी है, उनका ये आरोप निर्वाचन आयोग पर सही है? आप देखें, ये पब्लिक को भ्रमित करने के लिए ये सब हथकंडा होता है और हर पार्टी ये अब हथकंडा अपनाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती, ये उनकी खेती है और ये तरीका है कि पब्लिक को कैसे रिझाया जाए, उनको भ्रमित किया जाए। तो ये तरीका आपने देखा ही, क्या वोटर लिस्ट में लोगों के नहीं 56 लाख लोगों के वोट कटे बिहार में। अभी वही प्रक्रिया चल रही है यूपी में, और वही प्रक्रिया जब बंगाल में शुरू हुआ तो उसका इतना नौटंकी और इतनी बातें हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भाई जो लोग अपडेट तो होते रहना चाहिए। जो मृत को प्राप्त हो गए, जो पलायन कर गए या जो इधर से उधर हुए, तो उसको सही करना चुनाव आयोग का बिल्कुल काम है। आपने देखा है, खासकर आप ये कहेंगे कि जो 56 लाख वोट बिहार में कटने की बात हुई थी, तो हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर इसका तर्क निकाला। जो लड़कियां होती है 25 साल बाद उनकी शादी हो जाती है, 20-22 साल के बाद उनकी शादी हो जाती है और वो अपने मायके से अपने ससुराल में चली जाती है, तो जाहिर सी बात है वोट उनका कटेगा। लोग मृत होते हैं, उनका वोट कटा है। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं तीसरा और जोड़ दें, अब से तीसरा और जोड़ दें कि लोग पलायन भी करते हैं, पलायन भी कर रहे हैं सर्विस के नौकरी के चक्कर में। जैसे मैं खुद कहता हूँ कि आज से 20 साल पहले मैं गांव गया था, इलेक्शन का समय था, मैं यहाँ का वोटर हूँ, लेकिन मैं देखा वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। उस दिन मैं गांव में था तो मैं साफ कहा कि मैं वोट दूंगा यहाँ पे, तो ये जुर्म है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो जॉब के लिए पलायन किए हैं, या चौधरी साहब जिस तरह से बता रहे हैं अपनी कहानी, हरियाणा के नागरिक 20 साल बाद गाँव जाते हैं और वहाँ वोटर आईडी में नाम है, तो ऐसे ही बहुत लोगों के नाम थे तो जिसको काटे गए हैं। जब एक देश है, एक ही अधिकार आपको मिलना चाहिए, आप एक ही जगह मतदान करें, और इसलिए ये प्रक्रिया जरूरी है। इन प्रक्रिया को अगर कोई गलत ठहराता है, गलत साबित करता है, तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक विरासत खिसकने वाली है, कुर्सी का खतरा मंडरा रहा है, और इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चौधरी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा, अभी देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट, हमारा देश, बजट आया, तमाम तरह की चीज़ें आई, उद्योग के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए इस बजट में। आपको क्या लगता है कि आरोप तो अभी भी देखते ही हैं, आप संसद का देखते होंगे, सत्र तरह तरह के लगाए जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है देश? डेवलप कर रहा है देश, या जो आरोप है कि महंगाई बढ़ा दिया, मनरेगा का नाम बदल दिया, ये सब मुद्दा है या डेवलपमेंट की? और वाकई हम लोग देखिए, नाम बदल जाए, मनरेगा जिन लोगों के लिए है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें तो मिलता ही है मनरेगा में काम। अब नाम बदल गया तो इसका मनरेगा से पहले भी कुछ नाम और था, हम उसकी बात क्यों नहीं करें? लेकिन वही है, हम जो करें वो तो सही, आप जो करोगे वो गलत। अब रही बात देश आगे जा रही है कि नहीं, उसमें आपको हर रोज़ आपको गिनाया जाता है बीजेपी की तरफ से कि हमने IIM इतने कर दिए, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खोल दिए, एयरपोर्ट इतने बना दिए। चाहे मोदी जी के तरफ से आप देखें कि आप ये जो टॉयलेट व्यवस्था है, शौचालय, घर देने की बातें, गैस देने की बातें, इतने ज़्यादा काम हुआ। हमें याद है जब मैं अपने घर के लिए सिलेंडर लिया तो MP साहब से वो एक टीम होती थी जो हमें कहा कि चौधरी साहब आपको गैस चाहिए ना, मैं करवा के दूंगा, आपको इतने पैसे लगेगा। तो मैं वैसे ही पूछ लिया कि इसमें क्या होता है भाई? तो अरे इसमें MP साहब से लेकर के और सारे लोगों को देना पड़ता है, और सभी को पता है कि हमारे इतने कोटे हैं, इतने हमें देने हैं, और सभी साइन करते हैं और सभी के हिस्से जाता है। तो एक वो ज़माना था।
और एक जमाना आज है कि भाई मुफ्त में आपको गैस उज्ज्वला मिलेगा, आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो देश तरक्की कर रही है नहीं करेगी ये देखें। आप हाईवे देखें, नेशनल हाईवे देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस समय अगर ये डेवलप हुआ होता तो चाइना से हम ज़्यादा दूर नहीं होते नहीं थे। और यही होता है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि कमाई भी बढ़ रही है। नहीं, मैं महंगाई का मैं एक फार्मूला देता हूँ। मेरे एक दोस्त डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब मैं आया था फरीदाबाद हमें 5 रुपये पेट्रोल मिलता था, मेरे पास स्कूटर था, और आज देखो 100 के आसपास हो गया है। तो मैं कहा भले आदमी तुम्हारी कमाई कितनी थी ये मैं नहीं बताऊंगा, जबकि मुझे पता है उस समय तुम्हारे पास एक स्कूटर था, 5 रुपये लीटर भरवाते थे, तभी दिक्कत होती थी। आज तेरे पास 4 गाड़ियां हैं। अच्छा। और तुम तरक्की कितने किए हो, अपने तरक्की नहीं गिनाओगे, केवल महंगाई गिनाओगे। जो तुम्हें 7,000 रुपये सैलरी मिलती थी, आज तुम्हें कितना मिल रहा है? 5 लाख रुपए मिल रहा है। तो उसी अनुपात में करो तो पेट्रोल में चलो, पेट्रोल तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। जी, ये तो चौधरी साहब ने थोड़ा बड़ा बताया कि आप 5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुल मिलाकर जो 10-15 हज़ार कमाते थे, आज भी कमाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आज जो आज भी कमाते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे कि विकसित वो भी हुए हैं, सैलरी उनकी भी बढ़ी है। और यही वजह है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ेगी ही। तो लेकिन जो चौधरी साहब का संकेत है उसको आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि नई उद्योग नीति बने, सड़कें बने, कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड हो, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो। तो पहले जहाँ होता था कि आप रात में गुजर नहीं सकते, वहाँ पर लूट हो जाती है, उधर डकैती हो जाती है, तो इन सब पर लगाम लगेगा और आप खुलकर काम कर पाएंगे, आप खुलकर अपना उद्योग, कारोबार या दुकान चला पाएंगे, आपकी तरक्की होगी और इस दिशा में देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। चौधरी साहब यही कहना चाहते थे आप? बिल्कुल यही बातें हैं। एक बात और मैं कहूँ इसमें और जोड़ दूँ, जो भी तरक्की हुई, जो भी ये बातें हुई, आज आप देखें UPI दुनिया के सबसे बड़े जो ट्रांजैक्शन उस समय सरकार ये प्रयास कर रही थी और विपक्ष वाले बड़े हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। हाँ, बिल्कुल कि भाई अच्छा सब्जी वाले भी फिर रखेगा, वहाँ भी ट्रांजैक्शन होगा, ठेले वाले भी रखेंगे। कर रहा है। जबकि आज के दिन में तो एक जो भीख मांगने वाला है वो भी आपको कहेगा साहब इस पे ट्रांसफर कर दो। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े होते थे और ब्लैक मनी लाने की बात कही गई थी, तो आप ये समझ सकते हैं ये सब उन्हीं का एक पोजीशन है। भले ही बदलाव उतनी बड़ी तादाद में ना हुआ हो, लेकिन काम हो रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, इस बात को कोई काट नहीं सकता। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध तो करते रहेंगे, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि अपने देश की उन्नति में अपना योगदान आप जरूर दें। बंगाल के वोटरों से हम चौधरी साहब से भी अपील कराएंगे कि वो जो जन भागीदारी सुनिश्चित करनी है उनके पावन पर्व यानी विधानसभा चुनाव में, उसमें अपना योगदान जरूर दे, वोट अवश्य डाले। चौधरी साहब एक अपील आप भी कर देते बंगाल के लोगों से? मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ बंगाल के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग निकल के वोट डालें। ये जो महापर्व है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, आपकी जो ये सबसे बड़ा जो आपको अधिकार दिया गया है, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और सरकार सुनिश्चित आप लोगों के हाथ में है, उसका आप लोग जरूर प्रयोग करें। बिल्कुल। तो तभी क्या होगा कि जो आपका विधायक या जो भी आपकी सरकार चुनकर जाएगी वो आपके विधानसभा सदन में, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि विपुल जी जीते, विपुल जी वर्तमान में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, वो जीते और एक औद्योगिक नीति जो इन लोगों का था उस नीति को पारित करने का काम किया। जो लैंड से जुड़ा सबसे मुद्दा था वो अब हरियाणा के इंडस्ट्री की खत्म हो गई है। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं आपकी जो छोटी मोटी परेशानी है उसको दूर और दुरुस्त किया जाएगा, वही नेता कर सकता है। एक अच्छा जनसेवक चुनने की आपको आवश्यकता है। चौधरी साहब, होली का त्यौहार है और होली में तो खुशियाँ होती है, हमने देखा कलरफुल फूलों की होली आप अभी से ही खेलते हैं यहाँ,
तो सुनने में आया है कि कुछ कार्यक्रम भी आप आयोजित करने वाले हैं होली मिलन का अपने इंडस्ट्री की ओर से, और थोड़ा देशवासी को शुभकामना भी हो जाए। तो ये जो बसंत पंचमी के दिन से होली का प्रोग्राम शुरू होता है, होली रंगों उत्सव का जो प्रोग्राम शुरू होता है, तो हम लोग उसी दिन से शुरू कर देते हैं। और चूंकि आपको पता ही है कि मैं इतने संस्थाओं से जुड़ा हूँ, तो सबसे पहले दर्जनों संस्थाएं हैं जिसमें जो हमने IWA का ऑलरेडी कर लिया, उसके बारे में RWA जो कि 2 बार किया जाता है, एक हमने संपन्न करा दिया है अब, और एक होली से 1 सप्ताह पहले होगा। तो इस तरह 4 हमने कर ली है। 5वां है जो बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के फरीदाबाद के मैं पदाधिकारी हूँ, सेंट्रल में भी हमें पद दिया गया है जी। तो 28 फरवरी को छतरपुर फार्म हाउस पे प्रोग्राम होगा, जहां हजारों आदमी वहां पे जुटेंगे। उसके बाद में 1 तारीख को पुनः इसी जगह पे होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उसके 1 सप्ताह के बाद होली है, 4 दिन के बाद होली है, हाँ, 4 तारीख को है। तो 1 तारीख को पुनः यहाँ पे होली का प्रोग्राम जो लास्ट उत्सव होगा सामाजिक रूप से, वो 1 तारीख को होगा। और 4 तारीख को आपको होली की बहुत बहुत आप सभी भाइयों को शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मुद्दे पर खुलकर हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और उम्मीद है कि ये जो मैसेज और संदेश हमने चौधरी साहब से दिलाया, राजनीति अलग बात है, बिजनेस के लिए दिलाया, उससे हरियाणा के जो उद्योग के लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनका बहुत फ़ायदा होगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।